आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की नज़र में महिलाओं की मुक्ति। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो अंबेडकर्स विजन द एमेंसिपेशन ऑफ वुमन नाम के दस्तावेज से ली गई है। उसके कुछ खास हिस्से हैं। हाँ। तो आज की ये जो चर्चा है ना, इसका मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि हाँ, बाबा साहेब महिलाओं के हिमायती थे, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल। बल्कि ये समझना है कि उन्होंने सदियों से चली आ रही जो सोच थी, जो मान्यताएं थीं, उनके जाल को कैसे काटा, महिलाओं को एक इंसान के तौर पर देखने का नजरिया कैसे सामने रखा और उनके अधिकारों और सम्मान के लिए मतलब जमीन पर क्या ठोस कदम उठाए। सही। देखिए, अक्सर क्या होता है, समाज ने स्त्री को कभी देवी कह दिया, कभी माँ का दर्जा दे दिया, या फिर कभी बेचारी अबला मान लिया। हाँ, ये होता है। पर क्या उसे बराबरी का इंसान समझा, एक आजाद शख्सियत? बाबा साहेब ने इसी पारंपरिक सोच पर, जो बिल्कुल जड़ पकड़ चुकी थी, उसी पर सीधी चोट की। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी सोच की परतों को जरा खोलकर समझते हैं। हाँ, जरूर। तो स्रोत हमें ये याद दिलाते हैं कि सदियों तक भारत में ऐसा माहौल रहा कि स्त्री की पूजा तो होती रही, पर असल में उसके जो इंसानी अधिकार थे वो छीन लिए गए। हाँ, ये विरोधाभास दिखता है। उसे घर की चारदीवारी में या परंपराओं के नाम पर, तथाकथित मर्यादा के नाम पर एक तरह से कैद कर दिया गया। उसे एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि जैसे वो परिवार या समाज की इज्जत का कोई सिंबल हो, प्रतीक हो, वैसे माना गया। सही कहा, इज्जत का बोझ। और इसी सोच को और मजबूती किसने दी? मनुस्मृति जैसी व्यवस्थाओं ने। स्रोत में मनुस्मृति के उस श्लोक का जिक्र है। हाँ, वो बहुत चर्चित श्लोक है। हाँ, जो कहता है कि स्त्री बचपन में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के, और अगर पति नहीं रहे तो बेटे के अधीन रहनी चाहिए। मतलब कभी आजाद नहीं। अभी नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे कभी अपने फैसले खुद लेने का अधिकार ही नहीं। सोचिए जरा, जो माँ जीवन देती है, उसी से अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी छीन ली गई। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। ऐसे ही घुटन भरे माहौल में तब बाबा साहब की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, और ये शब्द देखिए आज भी कितने सही लगते हैं। बिल्कुल। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, वो समाज की एक सक्रिय सदस्य है, समाज की आत्मा है। आत्मा, क्या शब्द चुना है। हाँ, अगर समाज को सच में आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, तो सबसे पहले स्त्री को उसके पैरों पे खड़ा करना होगा, उसे बराबरी का सम्मान देना होगा। और यहाँ जो बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि बाबा साहेब ने सिर्फ कानूनी या सामाजिक सवाल ही नहीं उठाए। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बुनियादी, एक गहरा नैतिक सवाल समाज के सामने रख दिया। क्या तुम सच में उसे इंसान मानते हो? ये तो सीधा सवाल था। ये उस वक्त की जो पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी ना, उसकी जड़ों पर एक हथौड़े की तरह था। हाँ, जाहिर है। उन्होंने स्त्री की जो पहचान थी, उसको सिर्फ घर परिवार के निजी दायरे से बाहर निकाला और उसे कहाँ लाके खड़ा किया? सामाजिक प्रगति के केंद्र में, राष्ट्र निर्माण के केंद्र में। अच्छा। ये नजरिया उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था, क्योंकि ये उन मान्यताओं को सीधी चुनौती दे रहा था कि भाई औरत का काम तो बस घर संभालना। सही बात है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक आधी आबादी पीछे रहेगी, समाज आगे कैसे बढ़ेगा। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। बिल्कुल। और इस बराबरी के रास्ते पर चलने के लिए बाबा साहेब ने सबसे ताकतवर हथियार किसे माना? शिक्षा को। शिक्षा। हाँ। उनका वो मशहूर नारा है ना, शिक्षा, संगठित हो, संघर्ष करो। मतलब शिक्षित बनो, संगठित हो। उनके लिए एक आह्वान था ये। हाँ। हाँ, उन्होंने बार बार ये कहा, एक पढ़ी लिखी माँ का मतलब है एक पूरी पढ़ी लिखी पीढ़ी। बिल्कुल सही। मीव है वो मानते थे कि शिक्षा सिर्फ अक्षर जानना नहीं है, वो एक रोशनी है जिससे औरतें अंधविश्वास के अंधेरों से निकल सकती हैं। हाँ। दमनकारी परंपराओं का जो बोझ है और वो जो पितृसत्ता की दिखती अनदिखती बेड़ियां हैं, उनसे आजाद हो सकती हैं। सही। ये सोचकर ही कितना कितना क्रांतिकारी लगता है कि उस जमाने में जब लड़कियों को स्कूल भेजना भी बड़ी बात थी, बाबा साहेब पीढ़ियों के भविष्य की बात कर रहे थे, शिक्षा से जोड़कर। हाँ, और अगर इसे थोड़ी और बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो बाबा साहेब के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर हो जाना या कोई नौकरी पा लेना नहीं था। हाँ। उनके लिए शिक्षा थी आत्मसम्मान जगाने का जरिया, अपनी हालत को समझने की, उसका विश्लेषण करने की क्षमता पाने का माध्यम। शिक्षा आपको तर्क करना सिखाती है, सवाल पूछने की हिम्मत देती है। सही कहा। सवाल पूछना। वो जानते थे कि एक पढ़ी लिखी महिला न सिर्फ अपने अधिकार पहचानेगी, बल्कि उनके लिए आवाज भी उठाएगी, संगठित होगी, लड़ेगी भी। हाँ।
शिक्षा उन्हें वो दिमागी औजार देती है जिससे वो उन पुरानी धार्मिक और सामाजिक बातों पर सवाल उठा सके जो उन्हें कमतर बताती थीं। ये एक तरह से दिमागी गुलामी से आजादी का पहला कदम था। बिल्कुल। और ये लड़ाई बाबा साहेब ने सिर्फ शिक्षा के मोर्चे पर ही नहीं लड़ी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने धर्म, संस्कृति, कानून तीनों ही लेवल पर उस सोच को चुनौती दी जो महिला को कम समझती थी। हाँ, बहुस्तरीय संघर्ष था ये। जो शब्द है पितृसत्ता, मतलब वो सामाजिक ढांचा जहां सारी ताकत और अधिकार मर्दों के हाथ में होते हैं और महिलाओं को उनके अधीन रखा जाता है। जी, इस लड़ाई का एक बहुत ही ताकतवर और सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक उदाहरण था मनुस्मृति को जलाना। हाँ, वो घटना तो ऐतिहासिक है। जैसा स्रोत में बताया गया है, वो सिर्फ एक पुरानी किताब को आग लगाना नहीं था। नहीं, वो उस पूरी विचारधारा का, पूरी सोच का पब्लिक में जोरदार विरोध था। बिल्कुल। वो विचारधारा जो जन्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव करती थी और औरत को मर्द के अधीन लगभग गुलाम मानती थी। ये एक तरह का ऐलान था कि ऐसी गैर बराबरी वाली व्यवस्था हमें मंजूर नहीं। ये वाकई एक अहम सवाल उठाता है जो आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या समाज में बदलाव सिर्फ कानून बनाने से आ जाता है? सोचने वाली बात है। बाबा साहब जानते थे कि कानून तो जरूरी है, पर वो काफी नहीं है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती, मानसिकता नहीं बदलती, तब तक असली बदलाव नहीं आ सकता। सही। इसीलिए मनुस्मृति दहन एक बहुत शक्तिशाली प्रतीकात्मक कदम था। ये सीधे सीधे उस स्थापित सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा था। हाँ। और उनका आगे चलकर बौद्ध धर्म अपनाना वो भी इसी गहरी सोच का एक अगला कदम था। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो जन्म पर आधारित भेदभाव या लैंगिक असमानता को मानता ही नहीं। उसकी जगह वो समानता, करुणा और ज्ञान को महत्व देता है। जैसा उन्होंने कहा भी, धर्म वही है जो इंसान को इंसान समझे और उसे बेहतर बनाए। और इस परिभाषा में औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं था। उनके लिए धर्म आजादी का रास्ता होना चाहिए, बंधन का नहीं। और जब उन्हें संविधान बनाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने इस सोच को भारत के सबसे पवित्र कानूनी दस्तावेज हमारे संविधान में उतारा। जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो। हाँ, तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहेब ने यह पक्का किया कि भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर मौलिक अधिकार मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण था। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बराबरी का अधिकार यानी आर्टिकल 14, भेदभाव के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 15 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, इनको इस तरह से संविधान में जगह दी कि ये महिलाओं पर भी पूरी तरह लागू हों। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब शिक्षा का अधिकार, संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी या न करने का अधिकार और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर इज्जत के साथ जीने का अधिकार। ये सब बुनियादी अधिकार है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वो ये भी जानते थे कि सिर्फ कागज पर अधिकार लिख देने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी हो, ये पक्का करने के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी जोरदार वकालत की। अच्छा, रिजर्वेशन की भी बात की थी उन्होंने। हाँ, ताकि वो सिर्फ वोट देने वाली ना रहें, बल्कि पॉलिसी बनाने में, फैसले लेने में हिस्सेदार बने। ये दूर की सोच थी। और जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके भविष्य के बारे में भी उन्होंने कितना सोचा। स्रोत बताते हैं कि काम के घंटे तय हों, समान काम के लिए समान वेतन मिले, जी, खदानों और फैक्ट्रियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल हो, और खासतौर पर मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश, इन सब प्रावधानों की उन्होंने नींव रखी। मैटरनिटी लीव उस समय में, हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत ही आगे के कदम थे। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे प्रावधान सिर्फ कोई मतलब एहसान या कल्याणकारी उपाय नहीं थे। बाबा साहेब का साफ मानना था, जैसा स्रोत में भी लिखा है, अगर देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और मौके नहीं मिलते तो हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा, लंगड़ा रहेगा। लोकतंत्र अधूरा रहेगा। हाँ, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को सिर्फ व्यक्तिगत आजादी का मुद्दा नहीं माना, उसे देश के विकास से, लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा। अच्छा, ये दिखाता है कि उनके लिए महिला सशक्तिकरण कोई साइड का मुद्दा नहीं था, ये एक सेंट्रल, एक राष्ट्रीय एजेंडा था। हाँ, ये बात तो है। वो जानते थे कि जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा यानी महिलाएं पीछे छूटा रहेगा, तब तक देश सच्ची तरक्की कर ही नहीं सकता। हिंदू कोड बिल को लेकर उनका जो संघर्ष था, हाँ, उस पर तो बहुत विवाद हुआ था। बिल्कुल, वो इसी सोच का सबूत है। वो महिलाओं को तलाक में, संपत्ति में, उत्तराधिकार में बराबरी के अधिकार दिलाने के लिए अड़ गए,
भले ही उन्हें कितना ही विरोध झेलना पड़ा। हाँ, और ये बात हमें उनके काम की एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर ले आती है जी। कि बाबा साहेब सिर्फ कानून नहीं बदल रहे थे, वो लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मानसिकता। हाँ, जो सबसे मुश्किल काम होता है। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां औरत को दया या पूजा की चीज नहीं बल्कि बराबरी का सम्मान मिले, उसे साथी माना जाए। उनका एक कथन स्रोत में है जो उनकी सोच को बिल्कुल साफ करता है। मैं ऐसे किसी समाज या धर्म में विश्वास नहीं कर सकता जो अपनी औरतों को जानबूझकर नीचा समझता है या उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। कितनी साफ और दृढ़ बात है ये। और उनके अपने जीवन में भी, उनके आंदोलनों में भी महिलाएं सिर्फ पीछे खड़ी नहीं थी। हाँ, रमाबाई जी का जिक्र आता है। हाँ, स्रोत में उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर का जिक्र है। उनके त्याग, उनके समर्थन, उनके साथ को बाबा साहेब ने हमेशा बहुत अहम माना और पब्लिक में माना जी। उन्होंने कहा भी था, अगर रमाबाई का सहारा ना होता तो शायद मैं वो सब हासिल ना कर पाता जो मैंने किया। ये दिखाता है कि वो निजी जीवन में भी बराबरी के रिश्ते को कितना महत्व देते थे। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा, वही औरत अपने पति के साथ इतिहास रच सकती है जो उसके विचारों को समझती है और उसके संघर्ष में उसका साथ देती है। और प्रेरणा के लिए वो सावित्रीबाई फूले जैसी समाज सुधारिकाओं को देखते थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना जबरदस्त काम किया था। हाँ, प्रेरणा स्रोत थी वो महिलाओं को सिर्फ पाने वाली नहीं बल्कि बदलाव लाने वाली सक्रिय भागीदार मानते थे। ये पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बाबा साहब महिलाओं को केवल अधिकारों की प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देख रहे थे। नहीं, वे उन्हें सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय वाहक एजेंट ऑफ चेंज मान रहे थे। वो चाहते थे कि महिलाएं घरों से बाहर निकलें, आंदोलनों में हिस्सा लें, अपनी आवाज उठाएं और बराबरी के स्तर पर नेतृत्व करें, लीडरशिप करें। उनके कई भाषणों में आप देखेंगी उन्होंने महिलाओं को सीधे संबोधित किया है, उन्हें अपनी शक्ति पहचानने, संगठित होने के लिए प्रेरित किया है। अच्छा। ये समानता के विचार को सिर्फ कागज या कानून तक सीमित न रखकर उसे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में जीने का, लागू करने का एक बहुत ईमानदार प्रयास था। सही बात है। वो जानते थे कि असली बदलाव तभी आएगा जब महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए खड़ी होंगी। बिल्कुल। और शायद अगर हम बाबा साहेब की पूरी सोच का एक निचोड़ निकालना चाहें तो उनकी सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति यही थी कि स्त्री को देवी बनाकर एक ऊंचे से आसन पे बिठा देना और ऐसा करके उसे असल जिंदगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों से दूर कर देना, इस सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना। हाँ, देवी बनाकर दूर कर देना। हाँ, और उसे क्या दर्जा देना? एक नागरिक का, एक बराबर के इंसान का। नागरिक। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, जैसा स्रोत में भी लिखा है, औरत को देवी बनाकर पूजने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे मर्द के बराबर इंसानी दर्जा और अधिकार देने की। बिल्कुल सही। पूजा के नाम पर अक्सर उन्हें वो अधिकार ही नहीं दिए जाते जो एक आम नागरिक को मिलते हैं। हाँ, ये होता है। और सबसे अहम बात जो आज भी गूंजती है, उन्होंने महिलाओं को सवाल करना सिखाया। सवाल करना। हाँ। उस समाज में जहां औरतों को चुप रहना सिखाया जाता था, बाबा साहब ने कहा, जब तक औरत खुद अपने ऊपर हो रहे अन्याय पर सवाल नहीं पूछेगी, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी, तब तक उसके सवालों के जवाब कोई और नहीं देगा। तुम्हें खुद बोलना होगा। ये देवी से नागरिक तक का सफर, ये बहुत गहरा है, बहुत अर्थपूर्ण है। हाँ। जैसा आपने कहा, देवी का दर्जा देना अक्सर महिलाओं को असल दुनिया की जिम्मेदारियों से, अधिकारों से, संघर्षों से दूर रखने का एक बहुत महीन तरीका होता है। देवी तो मूर्तियों में रहती है, वो फैसले नहीं लेती, वो आंदोलन नहीं करती, जबकि नागरिक होने का मतलब है अधिकार भी और कर्तव्य भी, समाज में सक्रिय भागीदारी। सही। और सवाल पूछने का आह्वान। ये तो जैसे चेतना जगाने का बिगुल था। हाँ। ये महिलाओं को उनकी स्थिति पर, सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर, जो जैसा चल रहा है उस पर सवाल उठाने के लिए उकसाना था, प्रेरित करना था। बिल्कुल। ये उन्हें सिर्फ हालात का शिकार बने रहने की बजाय अपने भाग्य का निर्माता बनने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये कहना था कि तुम्हारी आवाज की कीमत है, तुम्हारी सोच मायने रखती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? यही कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्त्री को किसी पुरानी घिसी पिटी धार्मिक या सामाजिक परंपरा के चश्मे से नहीं देखा। नहीं, उन्होंने उसे बराबरी, तर्क और सबसे बढ़कर गहरी इंसानियत की नजर से देखा। उन्होंने ये समझा कि स्त्री की मुक्ति सिर्फ स्त्री का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की,
पूरे राष्ट्र की तरक्की का आधार है। बिल्कुल नींव है ये। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं, और ये हम अपने आसपास देख भी सकते हैं कि आज अगर देश की बेटियां स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हाँ। अगर वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, अगर वो राजनीति, विज्ञान, कला, खेल हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बाबा साहेब के बोए हुए विचारों के बीज की गूंज सुनाई देती है। जी बिल्कुल। उन्होंने जो दरवाजे खोले थे, उन पर आज करोड़ों महिलाएं चल रही हैं। बिल्कुल, उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां औरत और मर्द दोस्त की तरह हों, बराबर के साथी की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। एक ऐसा समाज जहां किसी का मूल्यांकन उसके लिंग या जन्म के आधार पर न हो, बल्कि उसकी योग्यता और उसके चरित्र के आधार पर हो। सही। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, ये सपना आज भी पूरी तरह से साकार होना बाकी है। चुनौतियां अभी भी हैं, संघर्ष जारी है। हाँ, ये बात सही है। बाबा साहब का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन श्रुत में दिया गया है, जो इस पूरी चर्चा को एक मजबूत संदेश के साथ समेटता है। स्त्री का अपमान पूरी मानवता का अपमान है। मानवता का अपमान, कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी एक समय या समाज तक सीमित नहीं है। ये हर युग में, हर समाज के लिए एक कसौटी है, एक चेतावनी है। और आज की इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो खुद सोच सके, मनन कर सके। हाँ, जरूर। बाबा साहब ने स्त्री को देवी की बजाय नागरिक बनाने पर जोर दिया था। आज के भारत में इस समान नागरिक होने का असली मतलब क्या है? और ये जो संवैधानिक वादा है बराबरी का, इसे पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए, बराबरी को पूरी तरह हासिल करने की राह में अभी कौन सी सामाजिक या मानसिक या व्यवस्थागत बाधाएं बाकी हैं, जिन पर हमें और आपको, मतलब हम सबको मिलके सोचने और काम करने की जरूरत है?